मैं हूं जल्पा क्षत्रिय। नमस्कार, मैं हूं भौमिक व्यास। भौमिक जी, आज तो लगता है कि विपक्ष ने नहले पे दहला दे दिया, क्योंकि उन्होंने अपना जो गठबंधन है उसका नाम यूपीए से बदलकर अब इंडिया कर दिया है। बिल्कुल, देखिए आज बेंगलोर में ये दूसरा दिन है और खास तौर पर बिहार में जो बैठक हुई थी पटना में, उसके बाद ये बेंगलोर में बैठक आयोजित की गई और जैसे यूपीए का नाम बदलकर अब 2024 में भाजपा के सामने लड़ने के लिए, मतलब एनडीए के सामने लड़ने के लिए अब इंडिया नाम दे दिया गया है। आपको हम बता दें कि इंडिया नाम इसलिए दिया गया है, खास तौर पर कहीं ना कहीं जो विपक्षी महागठबंधन है वो मान रहा है कि इंडिया जो नाम है, मतलब वो जो गठबंधन का नाम है, उनको लेकर कहीं ना कहीं भाजपा को उनकी टीका टिप्पणी करने में दिक्कत होगी, क्योंकि इंडिया मतलब भारत, एनडीए और उसके बाद इंडिया, ये दोनों अगर शब्द को आप देखें तो मतलब तालमेल बिठा हुआ नजर आ रहा है। और आपको बता दें कि ये पूरा प्रस्ताव जो है वो राहुल गांधी ने रखा था। ये एक रोडमैप तैयार किया गया है कि अब इंडिया जीतेगा। हर बार जैसे होता है देश में, कुछ भी कोई क्रिकेट का खेल हो या कुछ भी हो तो लोग कहते हैं कि इंडिया जीतेगा। यही नारा दिया इन लोगों ने कि इंडिया जीतेगा, मतलब ये भाजपा के सामने एक अलग रणनीति तैयार करने की कोशिश हुई है। जी। और दूसरा ये भी देखा गया कि जिस तरीके से पहले तो भाजपा द्वारा हमेशा प्रचार इस तरीके का किया जाता था, वो नरेंद्र मोदी वाली जो संसद भवन का उनका जो निवेदन था वो बार बार बताया जाता था कि देखो एक अकेला कितनों पर भारी पड़ रहा है। और जब एनडीए में जेपी नड्डा ने जैसे ही घोषणा की कि हम 38 पार्टियों के साथ बैठक करने जा रहे हैं, तो ट्विटर पर थोड़ा उल्टा ट्रेंड चला। कहीं ना कहीं कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने ट्रोल किया कि एक तरफ तो एक अकेला करते हैं और अब जब विपक्ष एकजुट हो रहा है तो इतने डर गए हैं कि 38 पार्टियों को अपने साथ लिया है। बिल्कुल, देखिए बार बार ये भाजपा की ओर से ये बात सामने आती है कि एक अकेला सब पे भारी, मतलब नरेंद्र मोदी का पोस्टर होता है और वो सब पे भारी होते हैं। लेकिन विपक्ष ने जो आज जिस तरह सोशल मीडिया पर जो भी महागठबंधन के साथी है या कोई भी विपक्ष का कार्यकर्ता है, उन्होंने सोशल मीडिया पर भाजपा पर भारी हमला किया। विपक्ष बार बार ये हमला कर रहा है कि जब एक अकेला भारी है तो आपको 37 पार्टियों का साथ क्यों लेना पड़ा। अगर आप 2024 से पहले ये कहते हैं, हर विधानसभा चुनाव में जाते, कोई जनसभा में जाते, तो आप कहते हैं कि हम अकेले दम पर लड़ेंगे, हम अकेले दम पर पूरे विपक्ष को, गठबंधन को हरा देंगे, तो आपको 37 पार्टियों की जरूरत नहीं है। लेकिन आप देखिए जिस तरीके से बेंगलोर में कांग्रेस साथीदारों के साथ जिस तरह से बैठक हुई, उसी समय आज शाम को एनडीए की बैठक हुई, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जिसको कहते हैं। भाजपा थोड़े समय पहले कह रहा था कि हमें किसी की जरूरत नहीं है, हम अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आज हालत देखिए, आज शिरोमणि अकाली दल को इन्वाइट करना पड़ा। चिराग पासवान जिसको लेने के लिए तैयार नहीं था भाजपा, वो चिराग पासवान को जेपी नड्डा चिट्ठी लिखते, उनको बुलाते, वो अमित शाह से मुलाकात करते। बात तो ये भी है कि उनको मंत्री बनाया जाएगा। उनके अलावा कई ऐसी छोटी बड़ी पार्टियां हैं जिसको न्योता देना पड़ा, क्योंकि अब भाजपा को भी पता चला कि आने वाले समय में अगर अकेले कमल के चिन्ह पर चुनाव लड़ने की कोशिश करेंगे तो आने वाले समय में शायद उनको दिक्कत, क्योंकि भाजपा को यह अंदेशा नहीं था कि पटना में केवल 16 से 18 विपक्षी पार्टियां मिली थी, आज वो 26 के आंकड़े को छू गई। मतलब अब साफ है कि भाजपा के सामने जो विपक्ष बिखरा हुआ था वो एक साथ मिल रहा है, जिसके कारण ये दिक्कत हो चुकी है। जी। लेकिन देखना तो ये भी रहेगा कि अब ये जो लड़ाई है वो स्वरूप क्या लेगी, क्योंकि एक तरफ एनडीए, ऐसे तो हमेशा ये रहा है कि यूपीए के अलग अलग फुल फॉर्म बनाते आए हैं बीजेपी या उनके ट्रोलर्स द्वारा। अब इंडिया में तो हालांकि लग नहीं रहा है कि कुछ ज्यादा ट्रोल कर पाएंगे। एनडीए की बात करें तो एक तरफ ये भी ट्रोल किया जा रहा है कि ये तो नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस है, यानी ट्रोलर्स जो है वो तो कोई भी मतलब निकाल लेते हैं। बिल्कुल, देखिए पहले यूपीए था और उसका जो नाम था वो संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन कहा जाता था। अब इंडिया नाम है। अब जैसे विपक्ष महागठबंधन ने आज जो नारा दिया वो आप देखो, ममता बनर्जी ने अपने ट्वीट में लिखा है, इंडिया जीतेगा भाजपा हारेगा, इंडिया जीतेगा देश जीतेगा। अब भाजपा ये नहीं कह सकती कि इंडिया हारेगा देश जीतेगा। जी बिल्कुल, आप समझ लो। तो ये जो नाम दिया गया है वो सोची समझी रणनीति के तहत दिया गया है। राहुल गांधी ने ये रोड मैप को तैयार किया है। जो खबर आ रही है कि राहुल गांधी ने वो प्रस्ताव रखा और सबने स्वीकार किया। अब आपको बता दें कि INDIA एनडीए अब जो गांव के मतदाता है, जो गांव के वोटर हो, उनको कहीं ना कहीं अब कंफ्यूजन होगा
जी। जैसे पहले एनडीए यूपीए था तो वो गांव का मतदाता भी पहचानता था कि ये यूपीए मतलब विपक्ष है, हमें जी। एनडीए मतलब भाजपा को देना है। जी। लेकिन अब एनडीए आईएनडीए उनके कारण इनको भी दिक्कत होगी। तो ये बिल्कुल। दोनों तरफ से एक वोट बैंक को किस तरह कवर करना है, ये जी। पूरी तरह विपक्ष महागठबंधन ने सोच लिया है। क्योंकि जी। इंडिया जीतेगा, भारत जीतेगा, इंडिया जीतेगा, भाजपा हारेगा, ये जी। नारा आज से देना इन लोगों ने शुरू कर दिया जी है। बिल्कुल। जी। ये तो ट्विटर पर आज ट्रेंड में ही रहा कि जीतेगा वही जीतेगा, इंडिया जीतेगा। जो जैसे कि आपने शुरुआत में कहा कि जब भी कोई खेल होता है, खास तौर पे क्रिकेट स्टेडियम में ये शब्द सुनाई देते हैं। वैसे आपने ये जो दूसरी बात कही कि अब भाजपा ये नहीं कह सकता कि इंडिया हारेगा और एनडीए जीतेगा, तो मुझे ये भाजपा वाली स्ट्रेटेजी याद आ जाती है। जैसे कि चला था कि मैं हूं विकास, जिसके सामने जैसे ही कांग्रेस ने कहा कि विकास तो पागल हुआ है, तब भाजपा ने ये कदम उठाया और कई प्रचार किया कि जो विकास को पागल कह रहे हैं वो क्या विकास करेंगे। ऐसे ही चौकीदार वाले किस्से में भी वही हुआ था कि मैं हूं चौकीदार, यहां से बोला गया चौकीदार चोर है, तो कहीं ना कहीं ईगो हर्ट हो गया। यानी ये वाली जो भाजपा की स्ट्रेटेजी है वो ही कहीं ना कहीं कांग्रेस अपना रहा है कि कुछ ऐसा सूत्र लाओ या नाम लाओ कि विरोध करने वाला अगर विरोध करे तो वो खुद फंस जाए। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से बात हो रही है, आपने जैसे बताया, जी। आपको याद होगा कि गुजरात में 2007 में जो चुनाव था उसमें सोनिया गांधी ने कहा था मौत का सौदागर। जी बिल्कुल। वो जो मुद्दा है वो भाजपा ने भुना है और भाजपा ने गुजरात में सत्ता हासिल की। जी। जैसे आपने बताया चोरी चौकीदार है, नरेंद्र मोदी हर जनसभा में इस मुद्दे को भुना रहे थे कि मैं तो भाई चौकीदार हूं, मैं कैसे चोर हो सकता हूं। लेकिन अब जो स्थिति कांग्रेस या विपक्षी गठबंधन ने जो बनाई है वो इसीलिए बनाई है कि उनका जो बयान होता है वो उन पर भारी ना पड़े। जी। आप समझ लिए। अब ये भाजपा किसी जनसभा में ये नहीं कह सकता कि इंडिया के लोग हार जाएंगे। जी। इंडिया के लोग हार जाएंगे मतलब ये बोला तो लोग समझ जाएंगे कि इंडिया में कौन लोग है। भाजपा ये नहीं कह सकता कि इंडिया पीछे रह जाएगा। जी। आप समझिए, भाजपा ये भी नहीं कह पाएगा कि इंडिया अब पूरी तरह विफल हो चुका है। क्योंकि यही भाजपा सरकार के सेक्टर में या बाहर संगठन के सेक्टर में कहता है कि भारत इंडिया आगे है, इंडिया विकासशील है, इंडिया सबसे आगे दौड़ रहा है। अब ये बोलना भी मुश्किल हो जाएगा अगर कहीं पर बोलेंगे। तो हो सकता है शायद अब इंडिया शब्द को भाजपा थोड़ा अवॉइड करके भारत या हिंदुस्तान बोले। बिल्कुल, आप देखिए आज जो जिस तरीके से एनडीए से बयान आई है उसमें इंडिया एक शब्द का उपयोग नहीं किया गया। वो कहते हैं कि भ्रष्टाचारियों का गठबंधन है, परिवारवाद का गठबंधन है, एक फैमिली गठबंधन है, उनका यह कहना है। एक भाजपा के बड़े नेता ने यह नहीं कहा कि ये इंडिया के लोग हैं, ये हार जाएंगे। क्योंकि अब इनको पता चला है कि अगर इंडिया हारेगा तो मतलब क्या निकलेगा देश के लोगों में। तो ये मैं आपको बता दूं कि ये रसप्रद चुनाव होने वाला है और पहली बार देखने को मिला है कि विपक्षी महागठबंधन ने एक सोची समझी रणनीति के तहत भाजपा की ओर शिकंजा कसने का पूरा प्रयास किया है। जी। और कहीं ना कहीं खींचतान जो है ये बार थोड़ी ईगो पर चली गई हो, ये ज्यादा दिखाई देता है। क्योंकि मुझे लालू प्रसाद यादव का वो बयान याद आता है कि जिस तरीके से उनको भी घास चारे कांड में जेल जाना पड़ा था, उसी तरह उन्होंने बोला था कि एक बार अगर सत्ता मिल गई तो फिर देखें कैसे फीट करते हैं हम। यानी कहीं ना कहीं जिन नेताओं का ईगो हर्ट हुआ है उनके लिए भी अब ऐसा है कि चाहे प्रधानमंत्री कौन बन जाए या कि कौन ज्यादा मंत्री पद ले जाए, कौन सी पार्टी, वो मायने नहीं रखता, पर कुछ भी हो जाए बीजेपी को हरा देना है। ये बिल्कुल, देखिए ये अभी विपक्ष महागठबंधन की ये बड़ी मजबूरी है। अभी इनका लक्ष्य एक ही है कि चुनाव जीतना है। ये सभी पार्टियां जानती है कि अकेले दम पर चुनाव लड़ना चाहे तो वो भाजपा को हरा नहीं पाएगी। भाजपा को भी अपने पार्टियों का साथ लेना पड़ा है। अब इसमें जो भी बड़े नेता है, आप जैसे महबूबा मुफ्ती सैयद को ले लीजिए, कश्मीर में उसको नजरबंद कर दिया गया है। लालू प्रसाद यादव से लेकर उनके बेटे तक कई केस चल रहे, कई मामले चल रहे। आप देखिए स्टेलिन के मंत्रियों के घर पर ईडी विभाग का छापेमारी चल रही है। तो ये लोग चाहते कि किसी भी हाल में 2024 में वो भाजपा को सत्ता से पहले बाहर करे। उसके बाद कौन प्रधानमंत्री बने, कौन मंत्री बने, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन इनको ये पता है कि अगर 2024 में भाजपा सत्ता से बाहर नहीं गई तो आने वाले 5 साल मतलब 2029 तक उनके लिए भारी रहेंगे। आप ले लीजिए ममता बनर्जी को ले लीजिए, कलकत्ता में स्थानीय चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, भाजपा और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच में हिंसक झड़प होती है, वहां पर सीबीआई की इंक्वायरी होती रहती है। तो वो सब जानते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी पार्टी सत्ता में आएगी, सामने वाले जो पार्टी के बड़े नेता है उन पर गाज गिरना संभव है।
जी बिल्कुल, लेकिन देखना ये भी होगा, क्योंकि चलो विपक्ष की बात करें, उनकी ओर से तो ये 26 दलों की पुष्टि की गई। अगर बीजेपी की बात करें तो 38 दलों की बात आई, लेकिन ये 38 दल हैं, इन सब में वो भाग बटाई कैसे होगी, मतलब सीटों की? नहीं, देखिए इसमें खास तौर पर आप देखिए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस से जो नरेंद्र मोदी जो भाजपा का, उसमें बहुत सारे पार्टी ऐसी है जो केवल क्षेत्रीय पार्टी है, प्रादेशिक, जिसके एक एक दो दो लोग विधानसभा में है। अभी इसमें से कई पार्टी के लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बने, लेकिन भाजपा इसलिए इनको साथ लाई है कि विधानसभा में उनके जो एक दो उम्मीदवार है उनका बेनिफिट उनको लोकसभा में मिले। भाजपा का यह कहना है कि आने वाले समय में अगर वो सत्ता पर आती है एनडीए गठबंधन में, तो हर पार्टी को मिलेगा। आपको बता दें कि शायद हो सकता है कि जंबो मंत्रिमंडल का भी निर्माण हो, लेकिन जिस तरीके से अभी जो देखने का, आप देखिए अभी बीएसपी बहुजन समाज पार्टी के मायावती किसी पार्टी में नहीं, पक्ष में नहीं है। आप अवश्य दिन ओवैसी को ले लीजिए, वो किसी के साथ नहीं गए वो लोग। आप देखिए, हाँ, अजीत पवार प्रफुल्ल पटेल दिखे एनडीए के मंच पर, शरद पवार दिखे यूपीए के मतलब इंडिया के गठबंधन पर जी। तो दिक्कत ये नहीं है, भाजपा ये चाहती है आंकड़ा बढ़ाओ जी। 26 के सामने लोगों को लगे कि यार 38 पार्टियां इनके साथ जुड़ी है, ये तो चुनाव जीत जाएंगे। ये एक मानसिक तौर पर जो कहते हैं कि माहौल क्रिएट करने की जो कोशिश होती है, वो कोशिश हो रही है जी। वो कोशिश तो हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी तो हो सकता है, क्योंकि जब मुकाबला बराबरी का हो तो हमेशा से विन विन सिचुएशन का जो फायदा है वो कहीं ना कहीं क्षेत्रीय दल ही उठाना चाहते हैं। जैसे कि हम कोई भी चुनाव हो, विधानसभा के चुनाव में भी अक्सर देखते हैं कि जो निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं या छोटे मोटे पक्ष से होते हैं, उनकी भी 2-5 सीटों के मायने अगर बराबरी का मुकाबला हो तो काफी बढ़ जाते हैं। उनको मन चाह पद मिल जाता है, मन चाही उनकी जो मनोकामना है वो पूर्ण हो जाती है। तो हो सकता है ये भी है कि ये जो 38 दल है वो भी जब साथ बैठने की बात आए तो लोकसभा चुनाव से पहले अपनी डिमांड कर ले कि आप, ये हमारी डिमांड है, इतनी सीटें आप हमें चुनाव लड़ने के लिए दीजिए, या फिर हम रास्ता बदल लेते हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से चुनाव से पहले जो भी बैठकें होती है उसमें स्वाभाविक है कि जो भी पार्टियां बड़े पार्टी के साथ बैठती है वो अपनी शर्तें, वो अपनी टर्म्स कंडीशन रखती है। लोकसभा से लेकर खासतौर पर कई पार्टियां ऐसी होती है जो अपने स्टेट में विधानसभा के अंदर वो अपना हिस्सा चाहती है। कई पार्टियां ऐसी होती है जो राज्यसभा में अपने कैंडिडेट को भेजना चाहती है। वो सारी शर्तें होती है अपने स्टेट के डेवलपमेंट को लेकर होती है। तो कई पार्टियां होती है कि जिसको अपने जो कैंडिडेट जीतते हैं उनके लिए कोई बड़ा मंत्री पद चाहिए। जैसे आपने देखा कि अजीत पवार वहां पर गए तो सीधे डेप्यूटी सीएम बने। छगन भुजबल जो एक समय जेल में थे उनको खाद्य आपूर्ति मंत्री बनाया गया। तो ये समर्थन का कमाल है। तो ये भाजपा भी बखूबी जानती है कि जो लोग उनको समर्थन देंगे वो आने वाले समय में किसी पद की डिमांड करने वाले हैं, ये निश्चित है। तो वो सारी चीजों का समाधान होगा। ये पहली बैठक थी एनडीए की, दूसरी बैठक भी होगी, लेकिन माना जा रहा है कि 2024 से पहले भाजपा ये चाहती है कि आंकड़ा बढ़ाओ। यूपीए का अगर 26 से 30 होगा तो आने वाले समय में मेरा मानना है कि एनडीए का आंकड़ा 40 के पार चला जाएगा। जी। लेकिन देखना तो ये भी होगा ना कि इससे पहले जो, मतलब लोकसभा चुनाव से पहले जिन 5 राज्यों में चुनाव आ रहे हैं वहां पर ये दम दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता है। देखिए खासतौर पर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मेरा मानना है कि वहां पर जिस तरीके से माहौल है भाजपा और कांग्रेस अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी। वहां पर शायद एनडीए के साथ बहुत सारे दल नहीं आएंगे क्योंकि वो क्षेत्रीय विधानसभा चुनाव है और 2 पार्टी मजबूत है। लेकिन बात यह है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भाजपा को कड़ी टक्कर मिलने वाली है। आपको बता दूं, तो अब देखना होगा आम आदमी पार्टी का भी क्या होता है। नहीं, बिल्कुल आम आदमी पार्टी टक्कर दे सकती है। आम आदमी पार्टी सामने वाले उम्मीदवार को परेशान कर सकती है, लेकिन राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी को सत्ता में आने में बहुत दिक्कत होगी। हाँ, लेकिन कांग्रेस की जिस तरीके से 5 साल की सरकारें चल रही है वहां निश्चित तौर से कड़ी टक्कर मिलेगी और वही विधानसभा चुनाव के परिणाम लोकसभा फाइनल रिजल्ट के समीकरण को तय करेंगे। जी बिल्कुल। और देखना तो ये भी रहेगा कि ये एनडीए का अब जो सूत्र है वो क्या सामने आता है, क्योंकि जैसे कि हमने बात की कि पहले विकास वाला स्लोगन आया था, चौकीदार वाला स्लोगन आया था, अब कौन सा मुद्दा आता है? क्योंकि अब पहले एक घड़ी ये लग रहा था जिस तरह से बुलडोजर का प्रचार हो रहा था, योगी आदित्यनाथ की बात कर ले, शिवराज सिंह चौहान की बात कर ले, और कहीं ना कहीं गुजरात और अन्य राज्यों में भी देखा गया कि अब नहीं किसी को छोड़ेंगे, बुलडोजर चलाएंगे। तो लगता था कि शायद 2024 में बुलडोजर का नारा हो, लेकिन अब दिखाई नहीं देता कि ऐसा कुछ कर पाए, क्योंकि अब सामने तो इंडिया आ गया।
नहीं, बिल्कुल देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले नारा जरूर आएगा। मैं आपको बता दूं कि आज जो मैंने देखा कि नरेंद्र मोदी का भी जो एक प्रधानमंत्री का बयान था या एनडीए के जो नेताओं का शीर्ष बयान था, उसमें वो बार बार एक ही बात कह रहे कि ये सब परिवारवादी पार्टी है, ये सब भ्रष्टाचारी पार्टियों के गठबंधन हुआ है, ये देश का भला नहीं कर सकते। आप देखिए, राजस्थान में भाजपा के पास कोई सूत्र नहीं बचा है, उन्होंने नया सूत्र दिया, अब राजस्थान सहन नहीं करेगा। आप सुनिए, उन्होंने ये नया सूत्र दिया है मंच से, अब राजस्थान ज्यादा सहन नहीं करेगा। लेकिन मेरे ख्यालों से माना जाए तो जिस तरीके से इस विपक्षी महागठबंधन ने जो नाम दिया है, उसके बाद अब भाजपा को सोच विचार पर मजबूर होना पड़ेगा। जी, ये शब्द ही ऐसा है, मैं फिर से एक बार बता दूं कि मेरा दुश्मन भी सामने हो, अगर मैं इंडिया का खराब गलत बोलने जाऊं तो मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं उस देश में रहता हूं, मैं उस देश में जीता हूं, मेरा परिवार इस देश में है। आप चाहे दुश्मन भी हो, मैं से नहीं कह पाऊंगा कि ये दुश्मन मिट जाएगा, इंडिया दुश्मन मिट जाएगा। आप समझिए, अब भाजपा के लिए सबसे बड़ी दिक्कत यही होगी। उनके जो प्रवक्ता टीवी डिबेट में जाते हैं, जहां पर भी जाते हैं, वो पहले कहते थे कि यूपीए तो पीछे रह जाएगा, अब नहीं बोल पाएंगे कि ये इंडिया पीछे रह जाएगा। जी, आप समझ रहे हैं? तो अब जो कांग्रेस भाजपा के प्रवक्ताओं की डिबेट होगी, वो भी रसप्रद होगी, वो भी रोमांचक रहेगी। जी बिल्कुल। और देखना तो ये भी रहेगा कि जो सीटों का, जैसे कि हमारी पहले बात हुई कि सीटों का बंटवारा किस हिसाब से होता है, क्योंकि अगर भाजपा की बात करें तो भाजपा शायद उत्तर में उतनी सीटों पर काबिज है जितनी दक्षिण में नहीं है, यानी दक्षिण में वो दबदबा नहीं है बीजेपी का। देखिए, बिल्कुल सही बात है आपकी कि भाजपा जो मध्य भारत है, जैसे कि गुजरात, राजस्थान, एमपी है, वहां पर अकेले दम पर लड़ सकता है। लेकिन आप देखिए, कर्नाटक में भाजपा कुमार स्वामी को अपने साथ लेने के लिए दोस्ती की फूंक-बुगाहट कर रहा है। उनको पता है कि कर्नाटक में वो विधानसभा चुनाव आ रहे थे, वहां पर किसी साथी पक्ष की जरूरत पड़ेगी। मेरा मानना है कि जिस तरीके से यूपी में बहुजन समाज पार्टी विपक्षी महागठबंधन से दूर है, आने वाले समय में हो सकता है वो एनडीए के साथ चले जाए, एनडीए के अंदर न जाए, लेकिन उनके साथ कोई टर्म्स कंडीशन करके अपने उम्मीदवार को खड़ा करे, वेट एंड वॉच करे कि जिसका पलड़ा भारी होगा वहां चले जाए, जिसका पलड़ा भारी वहां पे जाना है। जी बिल्कुल। अगर यहाँ पर तो देखिए ये फिक्स है कि एनडीए की ओर से जो चेहरा है वो नरेंद्र मोदी होने वाले हैं, लेकिन अगर इंडिया की बात करें, यानी कि जो विपक्षों का गठबंधन है, वहां पे क्या लगता है कि राहुल गांधी ही सबसे आगे? जी बिल्कुल। देखिए, अभी आप देखने जाए ना, तो विपक्षी महागठबंधन में अगर कोई बड़ा चेहरा है तो वो राहुल गांधी का है। मेरा मानना है कि पिछले 2 साल के भीतर उन्होंने जो पदयात्रा की, दूसरा मैं आपको बताऊं कि उन्होंने आम नागरिकों से बात की, जैसे ट्रैक्टर वाले से बात की, किसान से बात की। वो अमेरिका गए तो ट्रक ड्राइवर के साथ बैठे, वो भारत में दिल्ली से शिमला तक, चंडीगढ़ से शिमला तक गए। राहुल गांधी लगातार लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं। ये इंडिया जो गठबंधन है वो भी मान रहा है कि अगर कोई दमदार चेहरा है देश के सामने तो वो राहुल गांधी का है। लेकिन अभी विपक्षी महागठबंधन ये दिखाना चाहता है कि हम सब लोग, देश की जो बड़ी पार्टियां है विपक्ष, वो एक साथ चुनाव लड़ेंगे, हम किसी चेहरे पर नहीं जाएंगे। मतलब हम साथ में है और हम साथ मिलकर लड़ेंगे। लेकिन जहां तक आपने जैसे कहा कि राहुल गांधी एक प्रभाव और एक मजबूत ऐसा चेहरा है जो एनडीए के सामने टक्कर दे सकता है। मैं आपको बता दूं कि सोनिया गांधी भी आज पहुंची, आज सोनिया गांधी भी बैठक में मौजूद थी, और ये रोड में पूरा जो हो रहा है विपक्षी महागठबंधन का, वो राहुल गांधी बखूबी जानते हैं। आप देखिए, भाजपा के पास बाद कोई बड़ी पार्टी है तो वो कांग्रेस है, ये सारे विपक्ष जानते हैं। और इसके कारण माना जाता है कि चुनाव के बाद अगर इंडिया महागठबंधन सत्ता पर काबिज होता है तो आने वाले समय में हो सकता है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री के तौर पे सामने आए। लेकिन ये तालमेल पर बिठेगा कि उनका गठबंधन, उनका तालमेल बिठता है या नहीं। जी बिल्कुल। आखिरी सवाल तो भूमिक जी यही आएगा, जैसे आम आदमी पार्टी की बात करें तो पहले जब विपक्ष एकजुट होने का प्रयास करते थे या एकल दोकल कुछ मीटिंग होती थी, वहां पर हमेशा से, जैसे कि बीएसपी की मायावती है वो कभी नहीं हाजिर रही, पहले आम आदमी पार्टी भी नहीं जाती थी। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी तब आई जब मनीष सिसोदिया की बात करें, वो जब जेल में गए, और उसके बाद जो अध्यादेश के खिलाफ आम आदमी पार्टी की लड़ाई है, और माना यह भी जा रहा था कि दूसरी मीटिंग में भी आएगी या नहीं आम आदमी पार्टी, लेकिन जब कांग्रेस की ओर से समर्थन दिया गया कि नहीं, अध्यादेश के खिलाफ जो आपकी लड़ाई है उसमें हम आपको समर्थन देंगे, तब जाके केजरीवाल यहां पर दिखाई दिए।
बिल्कुल, देखिए अरविंद केजरीवाल भी एक बहुत ही बखूबी एक मतलब बड़े राजनेता है। अन्ना हजारे के साथ मंच पर बैठकर उन्होंने दिल्ली में सरकार बनाई। आप देखिए गुजरात विधानसभा में अकेले चुनाव लड़ने आए लेकिन उनकी कुछ चली नहीं जी। अब जैसे आपने बताया कि दिल्ली सरकार और लेफ्टिनेंट गवर्नर के राज्यपाल के बीच में बनती नहीं है जी। अध्यादेश को लेकर दोनों आमने सामने हैं। अब उनको समर्थन चाहिए। आपको पता है कि अरविंद केजरीवाल अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री से मिले, समर्थन मांगा, लेकिन सबसे बड़ा समर्थन कांग्रेस से चाहिए था। उनको पता था कि कांग्रेस अगर समर्थन देती है तो स्वाभाविक है वो अपनी आवाज को बुलंद कर पाएंगे। इसके कारण माना जा रहा था। दूसरी, जैसे आपने बताया मनीष सिसोदिया काफी समय से जेल में। अरविंद केजरीवाल को यह पता है कि विपक्ष के तौर पर अगर 2024 में अकेले लड़ने गए और ये विपक्षी महागठबंधन एक और रह गया और वो अकेले रह गए तो आने वाले समय में उनको भी दिक्कत हो सकती है। तो उन्होंने बखूबी इस मंच को साजा है और आज वो वहां पर पहुंचे। आज भी देखिए उन्होंने कहा कि हमें दर्द है कि मेरा भाई मनीष सिसोदिया अभी जेल में है, लेकिन हम पूरी तरह तैयार है आपके साथ लड़ने के लिए। मतलब ये साफ है कि आने वाले चुनाव में वो भी इनके साथ ही रहेंगे। जी जी बिल्कुल, शुक्रिया भौमिक जी, आप जुड़े। तो आज हम चर्चा करें इस सब्जेक्ट पे कि भैया एनडीए वर्सेस इंडिया की ये लड़ाई कैसी हो सकती है। अब क्योंकि पहले यूपीए के नाम पर तो कई बार भाजपा के जो लोग हैं या उनके समर्थन वाले लोग हैं वो ट्रोल कर दिया करते थे, लेकिन अब जब नाम इंडिया है तो ट्रोलर्स करेंगे तो क्या करेंगे। और सवाल ये भी है कि अभी तो विपक्ष जो एकजुट हुआ है, भले हर एक पार्टी की बात करें उनके अलग मोटिव है, भले ही भाजपा को हराना है ये कॉमन उनका गोल है, लेकिन देखना ये होगा कि ये जो विपक्षी एकता है वो किस तरीके से आगे बढ़ती है। और देखना ये भी है क्योंकि एनडीए की बात करें 38 दल, भाजपा को मिला के 38 दल इकट्ठा तो हुए हैं, लेकिन आगे क्या होता है, इसमें बढ़ोतरी होती है या फिर कहीं ना कहीं सीटों के बंटवारे में कुछ अनबन होती है, ये सभी कुछ पता चलेगा। ये रोचक तो मुकाबला होगा 2024 का, और ये एनडीए वर्सेस इंडिया की लड़ाई है वो तो देखने लायक होगी। और देखना ये भी होगा कि लोग वोट किस नाम पर करते हैं। नमस्कार।